हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जो पहला चैप्टर है उससे संबंधित है दोस्तों। और उस चैप्टर से हम आज लेकर आए हैं सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस बात को हमें सिद्ध करना है दोस्तों यहाँ पर। तो आइए हम कैसे सिद्ध करेंगे इस चीज को समझें। दोस्तों, सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए आपको तो कुछ इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, जैसे गोलीय दर्पण क्या होता है उसको हम बनाएंगे। सबसे पहले उसको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या और द्वारा की सारी चीज को हम समझाएंगे। उसके बाद हम सवाल को सिद्ध करेंगे। यानी कि हमको यदि लाइन में कहे, पंक्ति में, शब्दों में, तो सिद्ध कीजिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, नहीं तो अर्थात a बराबर r/2। कभी कभी यह भी पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर r/2। तो दोस्तों इसी बातों को इस शॉर्टकट के रूप में लिखा गया, इसलिए लिखा है कि अर्थात a बराबर r/2 सिद्ध करना है दोस्तों हमें यहाँ पर। सबसे पहले हमें गोलीय दर्पण बनाते हैं, जो कि गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण सिद्ध करेंगे। यानी गोलीय दर्पण कौन दर्पण है, तो यहाँ पर हम गोलीय दर्पण जो हम लिए हैं वह लिए हैं अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण सिद्ध करेंगे दोस्तों। यह दोस्तों हमारा बन गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। बिल्कुल ऐसे होता है। यह परावर्तक सतह चिकना सतह तो धंसा हुआ है और यह रजित सतह जो कि उभरा हुआ है, तो इसका परावर्तक सतह बना हुआ धंसा हुआ है, तो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अब आइए इसका द्वारक लिखते हैं। m फॉर मीटर, m और m डॉट, इसका हो जाएगा द्वारक। और बीच से एक बिंदु खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे जिसका नाम है मुख्य अक्ष, और यह P पर मिलता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं द्वारक के मध्य बिंदु या ध्रुव कहते हैं। इस द्वारक के मध्य बिंदु या P ध्रुव है, P फॉर पोल होता है दोस्तों। अब आइए जब हम यह दर्पण समझ गए, तो अवतल दर्पण के समांतर आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते उसको हम फोकस कहते हैं दोस्तों। तो यह एक आपतित किरण है, ऐसे AB के रूप में आपतित किरण ऐसे है, यहाँ पर है A और यहाँ B है आपतित किरण। यहाँ से टकराने का देख फोकस होकर गुजरती है, F से यहाँ से गुजरती है, तो हो जाएगा एक। इसके डबल पर हो जाता है C दोस्तों यहाँ पर। यानी कि यह 2 मीटर होगा तो यहाँ से फिर 2 मीटर चलेंगे, तो यह 2 मीटर फोकस हुआ, तो F से C पर चलेंगे तो यह भी 2 मीटर हुआ। यानी कि यह दोनों बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। हाँ, कट करके मिलाएंगे ऐसे। तो दोस्तों यह अभिलंब हो गया हमारा। अब आइए इस बातों को लिखते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण AB जो दर्पण से परावर्तन के बाद यानी कि F से होकर गुजरती है। लिखेंगे आपतित किरण, प्रमाण यहां से बनाना चालू होता है दोस्तों। लिखते हैं प्रमाण, माना कि आपतित किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है दोस्तों, जिसमें PF क्या है, यहां से यहां लेंगे दोस्तों ऐसे। PF हो जाएगा फोकस, यहां से यहां आ जाएगा, यह हो जाएगा फोकस, और यहां C से हो जाएगा यह R हो जाएगा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा दोस्तों ऐसे। यानी कि P से PF हो जाएगा फोकस दूरी जिसको F से सूचित करते हैं, और P से PC हो जाएगा वक्रता त्रिज्या जिसको हम R से सूचित करते हैं दोस्तों। तो लिखते हैं फोकस दूरी बराबर PF बराबर F। उसके बाद हो जाएगा वक्रता त्रिज्या PC बराबर आर।
और दोस्तों CB क्या है, अभिलंब है, अभिलंब CB। तो अब दोस्तों हम चलेंगे प्रावर्तन के नियम के अनुसार। प्रावर्तन के नियम क्या कहता है? प्रावर्तन के नियम, पहला नियम कहता है कि आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपको पता है दोस्तों कि आपतित किरण AB है, तो आपतित किरण AB है और अभिलंब CB है, तो आपको पता है आपतन कोण कहां पर बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। तो यहां पर दोस्तों स्पष्ट है कि AB आपतित किरण माने है, AB आपतित किरण है और CB अभिलंब है। यह CB अभिलंब है, यह AB आपतित किरण है, तो यहां पर हो जाएगा I। ठीक है। पुनः BF प्रावर्तित किरण है और CB अभिलंब है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम I से सूचित करते हैं, R से, सॉरी, परावर्तन कोण को R से। तो अतः लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम से कोण हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं कोण ABC बराबर कोण ABC बराबर कोण CBF, कोण हो जाएगा CBF। यह दोस्तों हो गया समीकरण। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसलिए कोण ABC आपतन कोण यह और परावर्तन कोण CBF R, यानी कि I और R परावर्तन के नियम से बराबर हो गया दो कोण। लेकिन 9th में थ्योरम दोस्तों हम पढ़े होंगे कि यदि कोई त्रिछेदी रेखा यानी कि दो समांतर रेखाओं काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं दोस्तों। तो मैंने ऊपर ही बता दिया था कि यह AB समांतर है इसके आपतित किरण के रूप में, तो यह PC और AB समांतर है जिसको BC रेखा काटती है। तो लिखेंगे चूंकि AB समांतर PC और BC उन्हें काटती है, BC उन्हें काटती है, तो क्या हो जाएगा यहां पर ABC कौन हो जाएगा, यहां पर ABC बराबर हो जाएगा, यानी कि यह रेखा इसको प्रतिच्छेद करते एकांतर कोण से ABC बराबर कोण BCF, यानी कि यह कोण भी I हो जाएगा बराबर एकांतर कोण से, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण हो जाएगा BCF। यह हो जाएगा समीकरण 2। अब दोस्तों यहां पर आपको पता होना चाहिए कि समीकरण 1 में देखिए कोण ABC बराबर कोण है CBF और 2 में है समीकरण ABC बराबर कोण BCF। तो समीकरण के अकॉर्डिंग नियम के अनुसार आप जानते हैं कि एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है दोस्तों। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से कोण CBA बराबर कोण BCF। आइए यहां पर लिखते हैं कोण समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से कोण CBF बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाता है कोण BCF, यानी कि कोण ABC था जो यह इस कोण के बराबर, पुनः कोण था यह BCF जो यहां पर दिया हुआ है BCF, यह दोनों कोण बराबर था, यह कोण इसके बराबर परावर्तन से और यह कोण इसके बराबर हो गया एकांतर कोण से और यह परावर्तन से बराबर है। अब यह और यह कोण बराबर है दोस्तों, तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो ठो कोण बराबर होता है तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। तो यहाँ पर B कोण और C कोण बराबर है, यानी कि B और C है, तो त्रिभुज BCF के दो कोण बराबर हुआ तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ दोस्तों। तो लिखेंगे त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा यहां पर दोस्तों। अब हम जानते हैं
कि यह पूरा त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो इसके सामने कौन है सी एफ और इसके सामने कौन है बी एफ, यह दोनों कोण बराबर होगा। जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो लिख सकते हैं सी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ। यहां पर इसको समीकरण दोस्तों 3 माने या रहने तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि यदि बी पी के बहुत निकट होगा तो बी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, यदि मान लिया जाए कि बी पी यहां पर होगा तो यह जो बी एफ है वह पी एफ के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो लिखते हैं यदि बिंदु बी यदि बिंदु बी पी के बहुत निकट हो तो निकट होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यह जो BF है यह PF के बराबर हो जाएगा, यानी कि BF बराबर हो जाएगा PF। पुनः दोस्तों इस दोनों में देख रहे हैं कि BF बराबर है, तो ऑलरेडी यह जो है CF और BF बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए CF बराबर PF, यानी कि CF बराबर हो जाएगा PF। CF बराबर PF और PF को हम F कहते हैं तो बराबर F लिख देंगे। अब दोस्तों बस 2 मिनट और बच गया इसको प्रूफ करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट ही समय चाहिए। अब यह प्रूफ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो आइए अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, PC बराबर लिखेंगे, PC बराबर CF जोड़ PF, CF जोड़ PF। और PC दोस्तों आपको मालूम है, यहाँ पर देखिए PC क्या है, R है, ध्यान रखेंगे R, और CF कितना है, यहाँ पर F है तो F, प्लस PF कितना है, R है, PF है, F भी है तो F हो जाएगा 2F बराबर R, तो R बटे हो जाएगा 2, यह F, यानी कि F का मान दोस्तों हो जाएगा R बटे 2। यहीं पर दोस्तों प्रूव्ड हो गया यह सवाल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर कि A बराबर R/2 निकल गया, जो कि बहुत ही आसान है दोस्तों यहाँ पर। तो यहां तक हमने दोस्तों सिद्ध कर दिया है कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या दी होती है। दोस्तों अभी जो हम सिद्ध किए हैं वह दर्पण अवतल है। आप लोग इसी तरह से उत्तल दर्पण साबित करके देखिएगा और कमेंट के माध्यम से हमको बताएगा कि प्रूफ हुआ कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।